हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम इनकम टैक्स के अंदर जो वन ऑफ द हेड ऑफ इनकम है कैपिटल गेन, उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो इनकम टैक्स कैपिटल गेन का जो सेक्शन चार्जिंग सेक्शन और सेक्शन 45 है, वो बोलता है कि कोई भी कैपिटल गेन टैक्स को अराइज करने के लिए देयर शुड बी टू कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन कि देयर शुड बी सम कैपिटल एसेट, कोई एसेट होना चाहिए कैपिटल जिसको हम ट्रांसफ़र कर सके। सेकंड थिंग इज़ द ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र करने पर हम प्रॉफिट भी हो सकता है तो उसको कैपिटल गेन बोलेंगे, और लॉस भी हो सकता है तो उसको कैपिटल लॉस बोलेंगे। अगर कोई हमने कैपिटल एसेट बेचा, उसके बेचने पर जो भी लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस। तो आज हम हमारे चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल एसेट के बारे में कि किसको हम कैपिटल एसेट बोलते हैं, हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से क्या कैपिटल एसेट का पार्ट बनता है, क्या उसके एक्सेप्शंस हैं, वो सब आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है कि जितनी भी डेफिनेशंस है, मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करता है। अदर सेक्शंस भी हैं जहाँ पे डेफिनेशन हैं, बट सेक्शन 2 में सबसे ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। तो उसका 14 सब सेक्शन है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के बारे में बताता है। तो बताता है कि कैपिटल एसेट के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई एसएससी हेल्ड करता है, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रही हो चाहे यूज नहीं हो रही हो, उसको हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, कोई भी सिक्योरिटी अगर वो एज पर सेबी गाइडलाइंस है, एज पर सेबी रेगुलेशंस है, वो होल्ड करता है तो उसको भी हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। और उसके साथ ये भी है कि 1 Feb 2021 के बाद कोई भी अगर यूलिप जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिनका एग्जेम्पशन नहीं होता अंडर सेक्शन 10D में, उनको भी हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने सीधा सीधा बता दिया कि 3 चीज़ें। तो उस टाइम पे तो ऐसे बड़ा घबरा जाएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि कोई एक आदमी ने बाइसिकल की शॉप ओपन कर रखी है, तो उसकी जो बाइसिकल्स रहती हैं तो उसका स्टॉक इन ट्रेड है उसके लिए, क्योंकि उनको बेचता है और उससे पैसा अर्न करता है। तो अभी इनकम टैक्स के हिसाब से अगर मान लो इसके हिसाब से चले कोई भी प्रॉपर्टी, तो वो बोलेगा कि यहाँ पे कैपिटल गेन भी आएगा और उसके सेल करने के बाद जो आएगा उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस भी बोलेंगे। तो दो हेड के अंदर तो इनकम टैक्स हो नहीं सकती। तो उसके लिए एक एक्सेप्शंस लाया गया कि अगर कोई भी चीज़ स्टॉक इन ट्रेड है, ये हर चीज़ के लिए वेरी, किसी के लिए साइकिल स्टॉक इन ट्रेड हो सकती है, किसी के लिए एक पार्ट ऑफ द कैपिटल एसेट, किसी पार्ट ऑफ द एसेट भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है, कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर है या फिर रॉ मटेरियल जो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहे हैं, तो उसको हम कैपिटल एसेट की परव्यू में की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे। ये एक एक्सेप्शन है। चलो, खुश हो गए कि ठीक है, कम से कम ये तो बला हटी। उसके बाद इट विल बी ट्रीटेड सिक्योरिटी जो, अब ये बात सुन के तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी आएगा कि सर मेरे पास तो सिक्योरिटी है, मैं इसकी ट्रेडिंग करता हूँ और ये सिक्योरिटी मैंने हेल्ड किया है, तो ये भी मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो इसलिए प्लीज़ इसको भी आप उसमें लेके आओ। नहीं, ये जो हमें छूट मिली हुई है वो सिर्फ हमें प्रॉपर्टी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मिली। अगर कोई भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उसको अगर कोई भी स्टॉक हेल्ड कर रखा है, उसने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करी है, तो उसको हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे। अगर उसने ट्रांसफ़र किया तो उसके ऊपर जो गेन राइज होगा उसको कैपिटल गेन टैक्स माने जाए। दूसरी चीज़, अभी सारी डाउट ख़त्म नहीं हुआ ऐसे कि उसने कहा कि चलो ठीक है, प्रॉपर्टी में स्टॉक इन ट्रेड का तो आ गया। वो बोलेगा कि सर मेरे घर पे भी तो बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, वो भी मेरी प्रॉपर्टी है। अगर उनको कल मैं सेल करने लगा तो वो भी आप बोलोगे कि चलो इसके ऊपर टैक्स दो। मान लो मेरे पास जूते रखे हुए हैं, ब्रांडेड शूज़ है, और मैंने उसको सेल किया, तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इस पर भी टैक्स दो। तो गवर्नमेंट ने कहा रुकिए, कोई भी पर्सनल इफेक्ट है या मूवेबल प्रॉपर्टी एसएससी अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, या कोई भी उसका फैमिली मेम्बर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो यूज करता है पर्सनल इफेक्ट के लिए, तो भी हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। इससे तो एसएससी बड़ा खुश हो गया कि चलो ठीक है, कोई भी कैपिटल एसेट नहीं माने तो बोलेगा कि अरे ये तो सही बात है, तो मेरे पास तो ज्वेलरी है, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसको, तो उसको अगर मैं सेल करूँगा तो कैपिटल एसेट। जब इनिशियली टैक्स इंप्लीमेंट हुआ, टैक्स एक्ट हमारा इंप्लीमेंट हुआ, तब उस टाइम पे ज्वेलरी को भी पर्सनल इफेक्ट का पार्ट ही माना जाता था, उसकी सेल पे भी कोई भी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ब्लैक मनी होने लग गई, लोग उसका मिसयूज करने लगे, तो उसको हमने पर्सनल इफेक्ट की लिस्ट से हटा दिया। मतलब कि ज्वेलरी अभी एक कैपिटल एसेट होगा। ज्वेलरी के साथ और क्या कौन कौन है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स हैं,
मान लो किसी के पास अच्छे पेंटर के एम.एफ. हुसैन की ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स हैं, कोई भी स्कल्पचर है, कोई एनी वर्क ऑफ आर्ट है, उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे और उनको अगर ट्रांसफ़र किया तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ज्वेलरी, अब लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग तरीके से, किसको ज्वेलरी माने, किसको ज्वेलरी ना माने, क्या हम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने, CBDT ने, जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस, उसने सिंपल हमारे एक्ट के अंदर ये क्लैरिफाई किया कि ज्वेलरी के अंदर कोई भी ऑर्नामेंट हो, कोई भी आभूषण जो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, प्लेटिनम का हो, डायमंड, कोई भी प्रीसियस मेटल हो या फिर एलॉय हो, जिसके अंदर सेमी प्रीसियस स्टोन हो या ना हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो प्रीसियस स्टोन है, चाहे वो आपने वियरिंग अपैरल के अंदर आपको उसको वर्क किया हो, या आपने उसको फर्नीचर में लगाया हो, चाहे यूटेंसिल्स में यूज किया हो, किसी भी आर्टिकल में आपने उसको एम्बेडिड करके रखा हो। कई लोग जैसे मान लो कि फर्नीचर के अंदर डायमंड लगा दिया, प्लेटिनम लगवा दिया, तो अब बोलेंगे कि ठीक है सर, ये ज्वेलरी तो नहीं है, ये कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शन भी नहीं, ड्राइंग भी नहीं है, पेंटिंग भी नहीं है, कोई वर्क ऑफ आर्ट भी नहीं है, स्टिल इट विल कम फॉर्म एज द कैपिटल एसेट। उसको कैपिटल एसेट मान लेंगे और कैपिटल एसेट अगर उनको कल ट्रांसफ़र किया तो उससे जो गेन अराइज होगा उसको भी हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में लेके आएंगे, कैपिटल गेन अराइज होगा। फिर उसके बाद आते रूरल एग्रीकल्चर लैंड। 1 मिनट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो क्या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं? हाँ, हमने सही सुना कि जो सिर्फ रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है, अगर उसको ट्रांसफ़र किया, सेल किया, तो ही हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जी, हम एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं, पहला स्टॉक इन ट्रेड पढ़ा, फिर पर्सनल इफेक्ट, तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो उसमें तो ये बात आ गई, ठीक है। लेकिन जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, क्या हम उसको कैपिटल एसेट मानेंगे? जी हाँ, उसको कैपिटल एसेट मानेंगे। और अगर एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल किया तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अराइज होगा, जबकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। चलो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है? उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एरिया बनाए, कुछ रूल्स बनाए कि आप उसके हिसाब से, अगर आप किसी म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हो, या म्यूनसिपैलिटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से, कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोल देता है, कोई नोटिफाइड एरिया कमेटी, कोई टाउन एरिया कमेटी, कोई किसी भी नाम से भी बोला जाए, कंटोनमेंट बोर्ड, अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 है तो उस एरिया के जो रहेगा उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के एरिया में आएगा। और अगर वहाँ पे आपने कोई लैंड सेल की, चाहे बेशक वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज की जा रही हो, तो उसको हम कैपिटल एसेट मान के उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया जाएगा। या फिर अगर मान लो कोई टाउन है, फॉर एग्जांपल मान लो कि पंचकुला एक सिटी है, उसके अंदर पॉपुलेशन 10,000 से लेकर अगर मान लो 1 लाख से कम है, फॉर एग्जांपल, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, तो हम एरियल डिस्टेंस देखेंगे 2 किलोमीटर। जो 2 किलोमीटर के दायरे में जितना भी एरिया आएगा उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे। और उसका बाहर का जो एरिया आएगा रूरल एग्रीकल्चर, तो उसके बाहर का एरिया अगर लैंड आपने सेल की, वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज हो रही थी, तो उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, कोई कैपिटल गेन नहीं आया। लेकिन उसके अंदर का जो भी एरिया उसको एग्रीकल्चर अर्बन एरिया मानेंगे, और इसलिए उसके सेल करने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर पॉपुलेशन 1 लाख से और 10 लाख से ज़्यादा तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ज़्यादा तो 8 किलोमीटर। ये सब हम एक्सेप्शन, अभी तक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं जिनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। इसी प्रकार 6% गोल्ड बॉन्ड है जो 1977 में हुआ, 7% गोल्ड बॉन्ड है 1980 में, डिफेंस गोल्ड बॉन्ड है वो 1980 में, ये अभी नहीं, और स्पेशल बियरर बॉन्ड है, ये अभी नहीं है फैशन में, अभी नहीं चल रहे। लेकिन जब उस टाइम पे इनको लॉन्च किया था, तब गोल्ड बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, आप गोल्ड बॉन्ड परचेज कीजिए, हम आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट देंगे और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको इतना पैसा मिलेगा। तो जो भी गेन होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे तो जो गेन होगा उनको हम कैपिटल गेन में हम नहीं करेंगे, उसको हम एग्जम्पशन दे देंगे, उसको हम छूट दे देंगे। कोई भी गोल्ड बॉन्ड उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे ही नहीं। जब कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे तो आपने पढ़ा है कि कैपिटल गेन की डेफिनेशन में एक तो कैपिटल एसेट होना ही चाहिए, जब कैपिटल एसेट ही नहीं तो कैपिटल गेन होगा कहाँ से। इसी तरह गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स आती हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आती है, जिसमें हमारे घर पे मान लो कि गोल्ड पड़ा रहता है, तो गोल्ड अगर हम बैंक में जाए या जो भी अथॉरिटी रहती है उसको पास जाके हम दें, तो वो हमें पैसे देंगे, कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट भी देंगे, वो सब चीज़ें मिलेंगी हमें। तो जो भी हमें गेन होगा उसको भी हम कभी भी कैपिटल एसेट नहीं मानते, और कैपिटल एसेट नहीं मानते तो उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा।
फिर इसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन ऐड किया एक्ट के अंदर कि प्रॉपर्टी, जो हमने प्रॉपर्टी का जिक्र किया था शुरू में ही, प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर वो सब चीज़ें तो हैं, उसका कुछ एक्सेप्शन दे दिया, लेकिन कोई भी राइट है, अगर कोई राइट है किसी में, कोई रिलेशन है इंडियन कंपनी से रिलेटेड, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए, और उस राइट को आप सेल कर रहे हो, तो भी हम उसको प्रॉपर्टी मान लेंगे, और प्रॉपर्टी मान लेंगे तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगी, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगी तो उसके ऊपर अगर आपने सेल किया तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी आ जाएगा। तो ये सब हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी। पर दो तरह के कैपिटल एसेट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होता है, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।